चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। देखो, इस चैप्टर में कल हमने देखा था कि स्टाफिंग किसे कहते हैं। ठीक है, कि आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी जो भी लोग हो उन्हें सही टाइम पर सिलेक्ट करना, बुलाना उसे, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, इवन उनके रिटायरमेंट तक उनको बेनिफिट देते रहना। तो ये पूरी प्रोसेस स्टाफिंग कहलाती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक, इसकी इम्पोर्टेंस, ये सब हमने समझे थे, बरोबर ना। आज हमें नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है ना, वो पॉइंट है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की प्रोसेस समझनी है। तो देखो, स्टाफिंग की प्रोसेस में आते तो ये तीन ही स्टेप हैं, लेकिन उन तीनों के अंदर भी दूसरी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कि अगर स्टाफिंग की प्रोसेस देखी जाए तो तीन स्टेप में आती है। पहले रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले शॉर्ट में तीनों का मीनिंग समझ लो। कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कहलाता है कि लोगों को जो है वो अपने बिजनेस में काम के लिए बुलाना, सिर्फ बुलाना। ठीक है, कि जैसे वो इंटरव्यू के लिए सबको बुलाते हैं ना, वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारे बिजनेस में इतने लोगों की ज़रूर है, आप सब आओ यहाँ पर। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्हें बिजनेस में काम के लिए बुलाना, तो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन करना। तो सिलेक्शन करना, इसका मतलब कि जितने भी लोगों को काम के लिए बुलाया ना, उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें चेक करके फिर उनका सिलेक्ट करना कि भाई कौन इस काम के लायक है या नहीं है। और फिर जिनका सिलेक्शन हो जाए ना, तो उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि वो हमारे बिजनेस के हिसाब से काम कर सके, और फिर कंटिन्यूसली उनका डेवलपमेंट करते रहना, कि उन्हें प्रमोशन देना, ट्रांसफ़र करना, दूसरे बेनिफिट्स देते रहना। तो ये सब स्टाफिंग की प्रोसेस में आता है। हम लोग एक एक करके ये प्रोसेस समझेंगे। ध्यान से समझना, और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये, कि जिनमें सबसे पहली प्रोसेस का हम लोग स्टेप देखें तो वो आता है रिक्रूटमेंट। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं? Recruitment is the process of acquiring at the right time, in the right number, in the right place, person with a right qualification. तो रिक्रूटमेंट मतलब वो कहला है ना, कि सही समय पर, सही नंबर में, सही जगह के लिए और सही क्वालिफिकेशन के लोगों को सिलेक्ट करना, या सिलेक्ट नहीं करना, उन्हें सिर्फ काम के लिए बुलाना, सिलेक्ट नहीं, वो तो सिलेक्शन अलग प्रोसेस आती है। कि सिर्फ उन्हें जॉब के लिए बुलाना, तो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं, बराबर। कि जैसे अगर कोई कंपनी जो हो, वो कंपनी ऐसी एडवर्टाइजमेंट देती होता है ना, ज़्यादातर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है कि हमारे यहाँ पर अभी 200 वर्कर की ज़रूर है। ठीक है, अभी ज़रूर है, कि एक महीने के लिए ही सिर्फ, भाई सही टाइम पे, सही नंबर, 200 लोगों की ज़रूर है। और भाई क्या काम करना है? तो मशीन चलाने का काम करना है, सही प्लेस पे उसका। और क्वालिफ़िकेशन, तो वो कम से कम इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो ऐसी क्वालिफ़िकेशन ना। या मैनेजर की अगर जॉब हो तो ऐसी ऐड आती है ना, आप लोग ऐसी ऐड अगर न्यूज़पेपर में देखते हो कहीं पर, तो ऐसी ऐड आती है कि हमारे बिजनेस में हमें 3 मैनेजर की ज़रूर है, और सिर्फ 3, ये सही नंबर, भाई उसे एक ये पोस्ट दी जाएगी, और उनकी क्वालिफ़िकेशन कम से कम बीबीए या एमबीए होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो सिर्फ उन्हें जॉब के लिए बुलाना, तो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट करना हो ना, अगर रिक्रूटमेंट करना हो तो उन्हें क्या सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड होती है उससे ही बुलाया जाता है लोगों को? नहीं ना। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बहुत सारे हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं। आप लोगों ने कॉमनली न्यूज़पेपर देखा है, क्या न्यूज़पेपर में ऐड आती है कि हमें भाई इस कंपनी को लोगों की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं होते कंपनी के लिए, लोगों को जॉब के लिए बुलाने के लिए उनके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, जो हम लोग ये रिक्रूटमेंट के सोर्सेज के हिसाब से देखें। हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी को अपने बिजनेस के लिए लोगों की ज़रूर है और उन्हें लोगों को बुलाना है ना, तो उनके लिए वो कैसे बुलाएंगे? तो उनके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज समझें।
इंटरनल सोर्सेस मतलब वो क्या है कि बिजनेस के अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं ना, बिजनेस के अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू ही अपनी ज़रूर पूरी करना, उनके थ्रू ही लोगों को बुलाना। कोई न्यूज़ में ऐड नहीं, कोई टीवी में ऐड नहीं, कोई भी नहीं, वो तो एक्सटर्नल, वो तो बिजनेस के बाहर की चीज़ हो गई ना। बिजनेस के अंदर ही रिक्रूटमेंट करना तो वो इंटरनल सोर्स कहलाए। अब ये इंटरनल सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिनमें सबसे पहला आता है प्रमोशन। हर एक चीज़ ध्यान से सुनना है बेटा। सबसे पहले प्रमोशन आता है कि देखो, जैसे सबसे पहले तो अगर बिजनेस में जब भी कोई प्लेस खाली होती हो ना, यार अभी ये प्लेस खाली है और यहाँ कुछ लोगों की ज़रूर है, होता है ना, कोई अगर बड़े मैनेजर की पोस्ट हो, वहाँ पे जो मैनेजर हो उसकी डेथ हो गई तो वो जगह खाली ना, अब हमें नए मैनेजर की ज़रूर है। तो जो कोई छोटी पोस्ट पे उसी बिजनेस में कोई छोटी पोस्ट पे काम कर रहा होगा तो उसे ये ऑफ़र दी जाएगी कि देखो भाई तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, कि भाई तुम इस पोस्ट पे काम कर रहे हो ना, अभी हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं और तुम अब बड़ी पोस्ट पे काम कर सकते हो। अभी सिलेक्शन नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन नहीं है। कि उसे सिर्फ प्रमोशन के लिए कहा जाएगा कि अगर तुम चाहो तो तुम बड़ी पोस्ट के लिए काम कर सकते हो। अगर वो पर्सन हाँ कहे ना तो उस पर्सन को भी चेक किया जाएगा, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल, उसका टैलेंट, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें चेक की जाएगी। अगर वो सब सही है ना तो उसको कोई बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, बरोबर। तो इसीलिए इसीलिए जो है वो प्रमोशन वो उसका इंटरनल सोर्स कहलाता है कि बिजनेस में ही जो लोग काम कर रहे हैं ना उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना। जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर है, ठीक है, उस टीचर में से कोई एक टीचर को आपको वो एक टीचर को ये कहा जाए कि अब वो टीचर नहीं है, वो वाइस वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं, ठीक है ना, या सुपरवाइज़र बन चुके हैं, वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं, तो ये उनका प्रमोशन हुआ ना, बड़ी पोस्ट पे पहुँचे ना, ठीक है। तो ये इंटरनल सोर्स है, बाहर से कोई वाइस प्रिंसिपल नए वाइस प्रिंसिपल को जॉब नहीं दिया, अपनी स्कूल में जो काम कर रहे थे उसी को ही प्रमोशन दिया गया। प्रमोशन देने से उनकी सैलरी भी बढ़ती है, उसका स्टेटस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें बढ़ती हैं। प्रमोशन के बाद दूसरा इंटरनल सोर्स आता है, वो आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब ये कहलाता है कि कोई भी पर्सन को एक से दूसरे प्लेस पर, एक से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र करना, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से एक से दूसरी जगह भेजना, तो उसे ट्रांसफ़र कहते हैं। कि जैसे बिजनेस में दो अलग अलग डिपार्टमेंट हुए ना, परचेस और सेल डिपार्टमेंट, कि अगर परचेस डिपार्टमेंट में ज़्यादा पर्सन है या उसमें से कोई एक इंसान ऐसा है कि जिसकी क्वालिफिकेशन परचेज की नहीं सेलिंग के अकॉर्डिंग है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट में से ट्रांसफ़र करके निकाल के सेल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। या तो फिर कि जैसे कोई बिज़नेस की अलग अलग ब्रांच होती है, कोई बिज़नेस की एक सिटी में सूरत में एक कंपनी है, वहीं कोई जो है वो दूसरी कंपनी उसके अहमदाबाद में है, तो सूरत की कंपनी में से कोई पर्सन को अहमदाबाद भेज दिया जाएगा कि अब तुम वहाँ जाके काम करो, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है ना। उस वक्त भी पहले उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी लायबिलिटी, उसकी एबिलिटी, ये सब चेक करते हैं कि हाँ भाई वो लायक है या नहीं है, और फिर उसके बाद ही उसे भेजा जाएगा वहाँ पर, उसके बाद ही उसका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। फिर से याद करवा रहा हूँ, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट है, सिर्फ सिर्फ लोगों को बुलाया जाता है, सिलेक्ट किया जाता नहीं है। और दूसरा आता है इंटरनल सोर्स में फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़। जो बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, भाई उनके ही फ्रेंड्स या उनके ही रिलेटिव्स को जो है वो काम पर रखना, ठीक है। इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं देनी पड़ती, उल्टा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बच जाता है। कि जैसे अगर कोई छोटे मोटे वर्कर की ज़रूर है, ऐसा ऐसा काम है ना, ज़्यादातर वर्कर्स में या तो जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना उनके लिए ये ज़्यादातर होता है, ठीक है ना, उनके लिए ये होता है ज़्यादातर। कि जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, कोई मज़दूर काम कर रहे हैं, बराबर, अब उसमें कुछ 10-12 मज़दूर कम पड़ गए, वो ज़्यादा मज़दूर की ज़रूर है, तो वो लोग न्यूज़पेपर टीवी में ऐड नहीं देते कि हमें मज़दूरों की ज़रूर है। वो क्या करेंगे कि जितने मज़दूर काम कर रहे हैं ना वो उन्हीं को ही बोल देते हैं कि यार तुम्हारे कोई दोस्त, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे और भी काम कर सके,
तो लेके आओ भाई, हम लोग उन्हें भी नौकरी देंगे, है ना। अगर वो काम कर सके तो उन्हें सिलेक्ट करके फिर उन्हें भी नौकरी देंगे। तो ऐसे उन्हीं फ्रेंड्स, मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हीं के ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को काम सौंपा जाता है। तो ये भी इंटरनल सोर्स कहलाया ना। इससे फ़ायदा ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं देनी पड़ती, ठीक है ना, उन सब का खर्चा बच जाता है। फिर आता है रिकॉलिंग रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। रिकॉलिंग रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, इसका मतलब ये कि भाई बिजनेस में कितनी बार कुछ एम्प्लॉयज़ कोई भी रीज़न की वजह से बिजनेस छोड़ देते हैं, या तो बिजनेस बिजनेस से अलग हो जाते हैं और कहीं पे काम पे लग जाते हैं, कोई भी रीज़न हो, बराबर। और उन्हीं को ही अगर फिर से बुलाना हो ना, रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ मतलब जो पहले निकल चुके हैं उन्हें ही रिकॉल करना, तो वो भी इंटरनल सोर्स में आता है। जैसे आपके स्कूल में कोई पुराने टीचर थे, तो वो स्कूल से निकल गए कोई भी रीज़न की वजह से ना, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो वो अगर स्कूल से निकल गए हो और काफ़ी सालों बाद फिर से अगर उन टीचर की ज़रूर पड़ती हो, तो उन्हें ही फिर से बुलाया जाएगा ना, ये भी इंटरनल सोर्स है ना। कोई एडवर्टाइजमेंट देकर, कोई टीवी न्यूज़ में बताकर नए टीचर को जॉब नहीं दे रहे, उसी टीचर को ही, उन्हीं टीचर को फिर से जो है वो बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं रिकॉलिंग रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, बराबर। बिजनेस में भी ऐसा होता है, कोई मैनेजर अगर कोई रीज़न की वजह से वो उसने जॉब छोड़ दी हो, तो काफ़ी सालों बाद फिर से उसको कांटेक्ट करते हैं कि यार तुमने पहले जॉब छोड़ दी थी ना, वापस आ जाओ भाई, बिजनेस में आ जाओ, तुम फिर से ये बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसी एम्प्लॉयज़ को फिर से बुलाना, ये भी एक तरह का इंटरनल सोर्स कहलाया। दूसरा आता है प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र। आगे आपने प्रमोशन और ट्रांसफ़र देखा ना, वो दोनों ही साथ में। अगर कोई पर्सन को कोई दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता हो और साथ में प्रमोशन भी दिया जाता हो, तो ये भी इंटरनल सोर्स में ही एक तरह का उसका रिक्रूटमेंट कहलाया। मतलब कोई यहाँ सूरत में काम कर रहा है और सूरत में कोई छोटी पोस्ट पे काम कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र अभी अहमदाबाद कर दिया गया और अहमदाबाद में जाकर उसको कोई बड़ी पोस्ट दे दी। पता है ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो उसमें यहाँ अगर कोई सूरत में काम कर रहे हैं तो वो छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अहमदाबाद में उसे ट्रांसफ़र करवा दिया गया तो एक बड़ी पोस्ट दे दी। तो ये प्रमोशन भी हुआ और ट्रांसफ़र भी हुआ, ठीक है। जब कोई लायक पर्सन की ज़रूर हो ना, तब इस तरह का रिक्रूटमेंट किया जाता है। और ये भी रिक्रूटमेंट पहले उसमें भी उसकी टेस्टिंग होती है, उसको चेक किया जाता है कि वो लायक है या नहीं है, फिर ही उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है वेटिंग लिस्ट। ये ध्यान से समझना, वेटिंग लिस्ट उसे कहते हैं कि जब भी जो है वो जॉब के लिए कोई भी कैंडिडेट को बुलाते हैं ना, मतलब जो भी लोगों को बुलाया जाता है ना जॉब के लिए, तो जनरली उतने ही लोग नहीं, हमेशा उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कोई कंपनी जनरली न्यूज़पेपर में ऐसी ऐड देती है कि भाई हमें 10 मैनेजर की ज़रूर है, सब लोग अप्लाई करो। तो वहाँ खाली 10 ही मैनेजर जाएंगे? नहीं, वहाँ पे जॉब लेने के लिए तो 100 पहुँच जाते हैं। फिर उसमें 90% को वापस भेज दिया जाता है और 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा करते हैं ना उसमें, सही बात क्या नहीं। फिर उसमें से भी फिर कितने कंपनी वाले ऐसे करते हैं कि जो जो जैसे 100 में से 10 को तो सिलेक्ट किया, लेकिन फिर बाकी कुछ 10-15 और भी ऐसे सिलेक्ट करके रखते हैं कि जिन्हें वेटिंग लिस्ट में रखते हैं कि हाँ भाई ये लायक तो थे लेकिन उन्हें फ़िलहाल जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि 10 लोग पूरे हो गए तो अभी उन्हें जॉब नहीं दे सकते, कि भाई वो भले लायक हैं फिर भी। तो 10 लोगों को सिलेक्ट किया, 10 को वेटिंग लिस्ट में रखा, बाकी के 80 को समझो मना कर दिया कि चलो भाई आप लायक नहीं हो, आप लोग फिर कभी ट्राई करना। तो ये 10 को वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं कि यार फिर कभी कोई पोस्ट खाली हुई ना, तो पहले तुम्हें जॉब देंगे, ठीक है। मैं अगर कोई स्कूल में अप्लाई करने के लिए जाऊँ ना, जॉब लेने के लिए जाऊँ, तो स्कूल वाले मुझे ऐसे कहेंगे कि मैं फ़िलहाल तुम्हें वेटिंग लिस्ट में रखता हूँ, ठीक है, मैं फ़िलहाल तुम्हें वेटिंग लिस्ट में रखता हूँ, अगर कोई टीचर की पोस्ट खाली हुई ना तो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। तो ऐसी वेटिंग लिस्ट, वो भी इंटरनल सोर्स कहलाया। फिर बिजनेसमैन को या कंपनी को जब ज़रूर हो ना,
तो इन्हीं लोगों को फिर से बुलाया जाता है, इन्हीं लोगों को फिर से जो है वो याद किया जाता है कि चलो अब आप ही लोग फिर से आकर काम करो जो आप पहले इंटरव्यू देने आए थे। तो और फिर से उनका एक बार इंटरव्यू लिया जाता है, फिर से उनको चेक किया जाता है, और अगर वो लायक हो तो फिर उनका सिलेक्ट किया जाता है रिक्रूटमेंट के बाद। ठीक है। तो अब ये जैसे लोगों को अगर रिक्रूटमेंट करना हो, लोगों को बुलाना हो, तो ये सब इंटरनल सोर्स कहलाए। और इंटरनल सोर्स के साथ वैसे ही इसमें आता है, वो आता है एक्सटर्नल सोर्स। रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्स, इसका मतलब कि जो बाहर से जो है वो लोगों को बुलाया जाता हो। तो एक्सटर्नल सोर्स में कौन कौन से, वो तो सिंपल से आते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स में पहला आता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सबसे सिंपल और सबसे इफ़ेक्टिव एक तरह का मीन है, बराबर, जिससे ये रिक्रूटमेंट किया जा सके। एडवर्टाइजमेंट जनरली किस में देते हैं, न्यूज़पेपर में, या तो जो बिजनेस जर्नल मैगजीन्स वगैरह आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, वो जो आते हैं ना हर 10-10 15-15 दिन में जो न्यूज़पेपर में छपते हैं ये, तो ऐसी जगह पर ये एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। और आज के टाइम में तो ऑनलाइन भी चलता है, इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू, मोबाइल वेबसाइट के थ्रू, इन सब के थ्रू भी ये एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि जिसमें जिसमें जितने हो सके उतने ज़्यादा लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर आते हो। ठीक है ना, कि यहाँ पर जॉब लेने के लिए अपनी एप्लीकेशन भेजते हो। समझ आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट में वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि देखो हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है, या हमारी कंपनी में ये पोस्ट खाली है, जिसको भी जॉब चाहिए सब लोग अपनी एप्लीकेशन भेजो, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। और फिर कोई छोटी सी पोस्ट हो ना तो भी उसमें हज़ारों लोग अपनी ये एडवर्टाइजमेंट देखकर हज़ारों लोग एप्लीकेशन भेजते हैं, फिर उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो लोगों को बुलाते हैं। दूसरा आता है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये क्या चीज़ कहलाई, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब जनरली वो कहलाता है कि कितनी जगहों पर आज के टाइम में सिटीज़ में पब्लिक या तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलते हैं। मतलब एक ऐसी संस्था कहलाई, ऐसी पर्टिकुलर संस्था जो क्या करती है कि जिन भी लोगों को जॉब की ज़रूर होना तो उन्हें जॉब प्रोवाइड करती है, बराबर। अब देखो जैसे कि कोई भी सिटी में जाओ, आप जो भी सिटी में रहते हो भाई, वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगी ही होगी। अगर आपको जॉब की ज़रूर है तो आपको कितनी बार पता ही नहीं चलता ना कि भाई जो है वो कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब खाली है। आपने कोर्स किया जैसे एमबीए का, अब आपको मैनेजमेंट की जॉब चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी में खाली है आपको कैसे पता चलेगा, पता चलता है कुछ ऐसा, नहीं ना। तो फिर आपके हर कंपनी कंपनी में जाकर पूछोगे कि भाई आपकी कंपनी में जॉब खाली है, आपकी कंपनी में जॉब खाली है, ऐसा नहीं। आज के टाइम में सरकार की ऐसी संस्था चलती है जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वहाँ जाकर आप लोग अपना नाम लिखवा के आओ कि भाई मैंने एमबीए कंप्लीट किया है, मुझे मैनेजर की जॉब चाहिए। ठीक है, अपनी क्वालिफ़िकेशन, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सब चीज़ें आप लोग वहाँ पे लिखवा के आओ अगर आपको जॉब चाहिए तो। और कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर उन लोगों को सिलेक्ट करती है कि जो लोग उसकी जॉब के लायक हो, बराबर। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना, एक मीडिएटर का काम करती है, बीच में आने वाले पर्सन का काम करती है। वो कंपनी से भी और लोगों से भी कांटेक्ट करती है। मुझे जॉब चाहिए तो मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लिखवा के आता हूँ कि देखो मुझे ये जॉब चाहिए, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है। फिर कोई कंपनी को जब लोगों की ज़रूर होती है ना तो वो भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देती, वो क्या करेगी, वो सीधा ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाएगी कि आपके पास किसी की एप्लीकेशन आई है कि भाई हमें ऐसे लोगों की ज़रूर है, कि आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसे लोग हैं। तो वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फिर मुझे मुझे कहेंगे, है ना, वो मुझे आकर फिर से कांटेक्ट करेंगे कि जाओ भाई वो जो पर्टिकुलर कोई कंपनी है, जैसे वो जो रिलायंस कंपनी है, वो रिलायंस कंपनी वाले हमारे पास आए थे जॉब के लिए, ठीक है, तो तुम जो है वो जाकर वहाँ पे इंटरव्यू दे के आओ। तो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दोनों साइड पे हेल्प करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को जब भी लोगों की ज़रूर होती है ना तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। ये एक तरह के मीडिएटर का ही हुआ ना। आप लोग कितनी बार अपने दोस्तों में ही ऐसी बातें नहीं करते, किसी को जॉब की ज़रूर हो ना
तो आप सामने वाले को बोल के रखते हो कि भाई देखो भाई मैंने इतना कंप्लीट किया है भाई, कोई जगह पे जॉब खाली हो ना तो मुझे बताना, है ना भाई, किसी को पर्सन की ज़रूर हो तो मुझे बताना, आप उसे बोल के रखते हो ना। फिर कोई और उसे उसी पर्सन को कोई और ऐसे बोलेगा कि यार मेरी शॉप पे ना एक जगह खाली है, भाई तुम्हारी नज़र में हो तो कोई बताना। तो वो आकर जो है वो आपको कहेगा ना कि जाओ भाई वहाँ पे जॉब खाली है, वहाँ पे जाओ। तो यही काम ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करती है। ठीक है। फिर आता है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब बड़ी बड़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऐसी प्लेसेस जहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना कैंपस रखती है। ठीक है। आप लोगों ने वो पिक्चर्स नहीं देखी है, वो 3 इडियट और ऐसी मूवीज़ आप लोगों ने देखी है जिसमें होता है कि नहीं कि कॉलेज में ही उन्हें जॉब देने के लिए बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर आ जाती हैं, वहीं पर ही उनका इंटरव्यू ले लेती हैं। कि आप लोग पढ़ाई कंप्लीट करो उसके बाद सीधे आपको जॉब मिल जाएगी, है कि नहीं। एग्ज़ाम ख़त्म हो उससे पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के लोग ऐसी जॉब के लिए यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं। फिर जो लोग लायक होते हैं, जिन लोगों की स्किल अच्छी, जिन लोगों का टैलेंट अच्छा होता है, तो उन लोगों को वहाँ पर प्रॉपर जॉब दी जाती है। इसलिए तो आप लोगों को भी यही कहा जाता है ना कि अपनी स्किल और टैलेंट बढ़ाओ। कि अगर कॉलेज में आप लोग पढ़ाई करते होगे ना तो आज के टाइम में तो पढ़ाई करते करते भी आपको जॉब मिल जाती है, अगर आपका टैलेंट होगा तो। खाली अगर रट्टे मार कर पढ़ते रहोगे तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को सिलेक्ट करती है, मतलब लोगों को बुलाती है जॉब के लिए। हमारे इंडिया में ऐसा आईआईएम है कि नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ऐसे कैंपस हर साल लगते हैं। अरे इवन आज के टाइम में गुजरात की ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो हर यूनिवर्सिटी में ऐसे कैंपस लगते हैं हर साल। ठीक है। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आकर वहाँ के स्टूडेंट्स को उसी वक्त जॉब दे देती है। तो इनके थ्रू भी। दूसरा आता है थ्रू ट्रेड यूनियन। अब ये ट्रेड यूनियन क्या कहलाया, तो समझो कि जैसे कोई एक प्लेस पर जब बहुत सारे बिजनेसमैन एक साथ काम करते हैं ना तो उनका एक पर्टिकुलर यूनियन चलता है। कि जैसे देखो हमारे सूरत में, अहमदाबाद में, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलती है ना, तो उनका टेक्सटाइल यूनिट है। टेक्सटाइल जो भी ये वर्क चलता है तो उनका पूरा एक यूनिट बना हुआ है, टेक्सटाइल यूनिट। वो लोग सब मिलकर काम करते हैं। और उन लोगों के पास उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में जो भी लोग जॉब करते हैं ना, जो भी लोग काम करते हैं ना, तो उन सब का रिकॉर्ड उनके पास होता है। फिर क्या करते हैं कि समझो कोई एक इंडस्ट्री हुई, ध्यान से सुनना बेटा, कि कोई अगर एक इंडस्ट्री हुई, उस इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मंदी आ गई, लॉस हो रहा है और कुछ रीज़न है, तो चलो उस रीज़न की वजह से उस इंडस्ट्री ने अपने कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया, अपने कुछ लोगों को उसने काम से निकाल दिया। लेकिन कोई दूसरी इंडस्ट्री होती है ना, दूसरी इंडस्ट्री हुई ना, उसमें अगर कुछ लोगों की ज़रूर हुई ना, तो वो इंडस्ट्री उस पहले वाली इंडस्ट्री के पास जाएगी और उसे जाकर कहेगी कि यार तुमने जिसको जॉब से निकाला था ना, जिन जिन लोगों को, उसका नाम नंबर मुझे भेज दो ना, कि भाई हमें लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को मैं नौकरी दे दूँगा। समझे। तो ये ट्रेड यूनियन के थ्रू चलता है भाई, सभी इंडस्ट्री साथ में मिलकर काम करती है ना, तो उनका एक यूनियन ये चलता है। तो जिससे एक इंडस्ट्री में जब कोई ऐसे लोगों की ज़रूर हो तो वो दूसरी इंडस्ट्री को कांटेक्ट करती है। इसमें भी कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई दूसरे खर्चे तो नहीं होते ना। वो इंडस्ट्री वाला दूसरे इंडस्ट्रीज़ के पास जाएगा और सीधा ही कहेगा कि भाई आपने जिस जिसको जॉब से निकाला था उसका कांटेक्ट नंबर मुझे दे दो, उसे मैं जॉब पे रख लूँगा, मुझे ज़रूर है। ठीक है। या फिर दूसरा आता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स। कि ऐसे भी लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स जो पर्टिकुलर एक मीडिएटर का काम करते हैं। यहाँ पर भी जैसे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ ना, उसकी तरह ये एक मीडिएटर का काम करते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क या दूसरे काम के लिए। कोई अगर घर बनाना हो ना, बड़ा सा बंगलो आपको तैयार करना हो, तो उस बंगलो में जो मेन बिल्डर होता है आपका कांटेक्ट उसके साथ होता है। उसके साथ होता है ना कि यार बिल्डर वो कहता है कि चलो मैं आपको पूरा घर बना के दूंगा। ठीक है।
लेकिन उसके पास लोग कहाँ से आएंगे? तो उनके पास ऐसे लोगों का एक तरह से कांटेक्ट होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उनके पास क्या कह सकते हैं कि ऐसा कांटेक्ट होता है कि चलो एक के पास अगर कुछ मजदूरों की कमी पड़ गई तो वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करेगा कि हाँ भाई, तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा मजदूर हो ना, तो उन लोगों को मेरे पास भेज दो, है कि नहीं? बड़ी बड़ी ऐसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में या जो माइनिंग इंडस्ट्री चलती है, माइनिंग करते हैं ना ज़मीन में से, जैसे जो मिनरल्स निकालते हैं, तो ऐसे सब के लिए इन लोगों का काम पड़ता है। इनमें जनरली स्किल की ज़्यादा ज़रूर नहीं पड़ती, नॉलेज की, क्वालिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूर नहीं है, सिर्फ मजदूरी का काम करना होता है। बराबर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या जॉबर्स, वो भी समझो एक तरह के मीडिएटर की तरह काम करते हैं, है ना? मीडिएटर का काम करते हैं। और वो लोग क्या करेंगे कि अगर कभी भी कोई भी पर्सन की ज़रूर पड़े ना, तो अपने जैसे ही दूसरे पर्सन को कांटेक्ट करेंगे। आप अगर बिल्डर हो, आपके पास अगर लोगों की कमी पड़ गई, तो आप सीधा ही दूसरे बिल्डर को फ़ोन करोगे कि यार तुम्हारे पास कुछ मजदूर एक्स्ट्रा पड़े हैं क्या? मतलब वो लोग वहाँ पर काम अगर नहीं कर रहे हो तो उन्हें मेरे पास भेज दो। तो ऐसा भी होता है ना। या दूसरा आता है रिक्रूटमेंट एट द गेट। रिक्रूटमेंट एट द गेट, कितनी बार जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, कंपनी होती है, उनका जो मेन गेट होता है ना, उस मेन गेट पर ही वो लोग एक बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं कि भाई पर्सन नीडेड, कि भाई जिसको भी जॉब चाहिए वो अंदर चले आओ। ऐसा करते हैं ना। आप लोगों ने भी कितनी बार छोटी छोटी शॉप पे भी देखा होगा कि भाई काम काम करने के लिए लोगों की ज़रूर है, ऐसे शॉप के बाहर बोर्ड लगा के रखते हैं ना। तो वो बोर्ड पढ़कर जिसको भी अगर जॉब की ज़रूर हो, तो वो सीधा अंदर चला जाएगा ना कि हाँ भाई, आपने बाहर बोर्ड लगाया है, मुझे ये जॉब करनी है। फिर वो लोग उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक करके फिर उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एट द गेट ऐसे भी होता है। या तो आता है मॉडर्न मेथड्स, कि आज के टाइम में मॉडर्न मेथड्स भी बहुत सारी है, कि आज का इंटरनेट का टाइमिंग, मोबाइल और क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का ज़माना है। तो इनके बेस पर भी आज के टाइम में रिक्रूटमेंट होता है। आज कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिन वेबसाइट के थ्रू कंपनी डायरेक्ट लोगों को सिलेक्ट करती है। अब आपको अगर जॉब चाहिए हो ना, तो आप लोग अपना बायोडाटा जो है वो बनाकर, आप लोग अपना रिज्यूमे बनाकर अलग अलग वेबसाइट के ऊपर रख सकते हो। आपने शायद नाम सुना हो, शायद नाम आपने सुना हो कि जैसे naukri.com और अदर ऐसे जो है वो कितनी सारी, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं इनमें, कि इन वेबसाइट के ऊपर आप लोग अपनी पूरी एप्लीकेशन, अपना रिज्यूमे रख सकते हो। फिर जो भी कंपनी को लोगों की ज़रूर हो ना, तो वो उस वेबसाइट पे जाकर आपका नाम चेक करेगी, और अगर उनको सही लगेगा कि हाँ भाई ये काम करने लायक है, तो वो आपका सामने से कांटेक्ट करेगी। बराबर। वो कंपनी आपका सामने से कांटेक्ट करेगी। और आज के टाइम में तो जो इंटरव्यू होता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम रखी जाती है, तो ये सब भी आज के टाइम में तो ऑनलाइन हो जाता है, मोबाइल कंप्यूटर के थ्रू। अब तो इंटरव्यू भी लिए जाते हैं, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू लिए जाते हैं। कि अगर कोई कॉल सेंटर में जॉब चाहिए होती है ना, कॉल सेंटर में जैसे जॉब आती है, तो उसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें इंटरव्यू वगैरह भी ऑनलाइन ही होता है। अब तो क्या कह सकते हैं, अब तो वर्क फ्रॉम होम चलता है, घर बैठे काम करो। तो घर बैठे जिसको भी काम करना हो, तो उसमें कोई आपको ऑफिस में जाने की ज़रूर नहीं है, कोई दूसरी जगह जाने की ज़रूर नहीं है। आपको जॉब की एप्लीकेशन भेजनी हो तो वो भी ऑनलाइन भेजो, आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, आपको काम भी ऑनलाइन दिया जाएगा और सैलरी भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। तो आज के मॉडर्न मेथड के थ्रू भी ये रिक्रूटमेंट होता है कि नहीं? समझे ना? तो देखो, आज हमने इस प्रोसेस में ये पहला ही पार्ट देखा रिक्रूटमेंट का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब स्टाफिंग की प्रोसेस के जो दूसरे पार्ट है ना, कि सिलेक्शन और ट्रेनिंग, वो पार्ट्स अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।